नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को जो पेपर पढ़ना है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, उसके एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, 2 नए यूनिट्स को जोड़ा गया है। मैंने सबसे पहले वाली यूनिट को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपको फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना था और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजिम्स के बारे में पढ़ना था। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और जो एक और नया यूनिट जोड़ा गया है वो है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस। उसका जो पहला लेक्चर था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, उस पर मैंने एक आपको लेक्चर दिया है, जिससे आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर जाकर उसको देखें। उसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस जेंडर्ड है। एक जेंडर के जो लोग होते हैं उसमें उनको महत्व दिया जाता है, अर्थात पुरुषों को ही सिर्फ महत्व दिया जाता है और महिलाओं को उससे एक्सक्लूडेड रखा जाता है। तो उसके बारे में आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन जब पेपर पढ़ा होगा, तो इंटरनेशनल रिलेशन पेपर है सेमेस्टर 3 में। उसमें आपको पढ़ना था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में आपने पढ़ा होगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है, अर्थात वार जैसी स्थिति होती है या फिर पीस की भी स्थिति होती है, अगर शांतिपूर्ण वातावरण भी होता है, तो महिलाओं को दोनों तरफ से कष्ट झेलना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में वे सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। और जब पीस की स्थिति होती है, जब देश लड़ नहीं रहे होते हैं आपस में, जब शांति व्यवस्था कायम रहती है, उस समय भी महिलाओं को समस्या फेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट थिंकर्स। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा के वे शिकार होती हैं। तो ये तो आपका विचार था फेमिनिस्ट थिंकर्स का, जो कि सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना था। इसमें आपको थोड़ा अलग पढ़ना है। इसमें आपको ये देखना है कि सिर्फ महिलाएं कॉन्फ्लिक्ट और पीस के टाइम में शिकार नहीं होती, बल्कि महिलाएं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने में और जो संघर्ष है उसके निवारण में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अर्थात अगर कहीं सिविल वार हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अफगानिस्तान में सिविल वार हुआ, बहुत दिनों तक चला, तालिबान और वहाँ के जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट, उसके बीच में। तो इसमें महिलाओं का भी एक अहम योगदान होगा इस कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में, इस संघर्ष को समाप्त करने में और यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में। इसी तरह से यमन में गृह युद्ध हो रहा है, सीरिया में गृह युद्ध हो रहा है 2 पार्टीज़ के बीच में। तो सब चीज़ में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो उससे संघर्षों का निवारण बेहतर तरीके से होगा और शांति की स्थिति पूरे विश्व में और बेहतर तरीके से बनेगी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उस टर्म्स को मैं अभी यहीं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, निगोशिएटर। तो निगोशिएटर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अफगानिस्तान का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो अफगानिस्तान में तालिबानी रिजीम है, तालिबानी रिजीम, और अफगानिस्तान में एक तरफ अफगान गवर्नमेंट है। तो इन दोनों के तरफ से जो पीस टेबल पर, अर्थात जो शांति समझौता करने व्यक्ति आएंगे, उनको निगोशिएटर्स कहा जाएगा, ठीक है? तो महिलाओं को निगोशिएटर बनाना चाहिए। महिलाएं अगर निगोशिएटर होंगी, तो जो रिजल्ट्स होंगे, परिणाम होंगे, वह बेहतर होंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए कि अगर 2 गुटों के बीच में शांति समझौता हो रहा है, संघर्ष का निवारण हो रहा है, तो दोनों गुटों के तरफ से जितने भी लोग आते हैं समझौता करने, उनको निगोशिएटर कहा जाता है। और एक होता है मीडिएटर। मीडिएटर कौन होता है? तो जो बीच में ब्रोकर की भूमिका निभाता है। मतलब जो तालिबानी रिजीम को और अफगानी गवर्नमेंट को एक साथ एक टेबल पर बिठाएगा, उसको मीडिएटर बोलेंगे। हो सकता है यूएस का कोई व्यक्ति हो सकता है यूएस की गवर्नमेंट हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो सकता है उसमें महिलाएं हो, यूएस को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाएं हो। महिलाएं एज अ मीडिएटर होंगी तो और काम बेहतर बनेंगे। तो
ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। उसके बाद सिग्नेटरीज, आप ये शब्द सुनिएगा। तो सिग्नेटरीज जो निगोशिएटर्स आपस में आके साइन करेंगे और जो मीडिएटर साइन करेगा एज अ विटनेस कि हाँ भाई मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ कि ये शांति समझौता हुआ। तो विटनेस के बारे में आप सुनेंगे इस लेक्चर में, सिग्नेटरी के बारे में सुनेंगे, निगोशिएटर के बारे में सुनेंगे, मीडिएटर के बारे में सुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो विमेन जो है सिर्फ विक्टिम नहीं होती हैं सेक्सुअल वायलेंस की, जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आता है, जब संघर्ष होता है उस समय, और ना ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं जब पीस अर्थात शांतिपूर्ण वातावरण होता है, बल्कि महिलाएं इतनी सक्षम होती हैं, इतनी केपेबल, इतनी काबिल होती हैं कि वह संघर्षों का निवारण भी कर सकती हैं और वह शांति व्यवस्था को कायम करने में दुनिया में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर हम फेमिनिस्ट्स की बात माने, अगर हम नारीवादी विचारकों की बात माने, तो विमेन्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें काफी विशेष गुण होते हैं। सबसे पहला ह्यूमैनिटी अर्थात उनमें मानववादी गुण होता है, ठीक है, मानवता होता है उनके अंदर, पीस अर्थात शांतिपूर्ण होती हैं, टेंडरनेस होता है अर्थात कोमल होती हैं, काइंड होती हैं, कंपैशन होता है अर्थात सहानुभूति होती है, फॉरगिवनेस होता है अर्थात वह जल्दी किसी को क्षमा कर देती हैं। और ये जो गुण होते हैं ये जल्दी पुरुषों में मौजूद नहीं होते। तो मेन जनरली क्या करते हैं कि वे संघर्षों को क्रिएट करते हैं क्योंकि वे रिजिड होते हैं। जब पीस टॉक की बात होगी, जब अफगानिस्तान में जब पीस टॉक की बात होगी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, तो अगर ए और बी पार्टी आएगी तो ए और बी पार्टी में जो निगोशिएटर्स होंगे अगर दोनों तरफ से मेल होंगे तो दोनों रिजिड होंगे क्योंकि उनमें ये सब क्वालिटीज नहीं है, ह्यूमैनिटी, पीस, कोमलता, सहानुभूति, क्षमा करने की जो शक्ति होती है, ये सब चीजें नहीं पाई जाएंगी। लेकिन अगर दोनों तरफ से निगोशिएटर्स अगर विमेन आएंगी तो उनके अंदर ये सब गुण पाए जाएंगे, ह्यूमैनिटी, फिर पीस, टेंडरनेस, कॉम्पैशन, फॉरगिवनेस। तो हो सकता है कि जब महिलाओं को इंक्लूड किया जाए पीस टॉक्स में, शांति समझौता के वार्तालापों में, राउंड्स में, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वह काफी बेहतर तरीके से होगा और साथ ही साथ जो राजनीति है वह हिंसा से मुक्त होगी और पूरे विश्व में ग्लोबल पीस हम लोग एस्टैब्लिश कर पाएंगे, मतलब वैश्विक शांति और न्याय की स्थापना होगी अगर महिलाओं को अगर हिस्सा बनाया जाएगा पीस टॉक्स का तो। लेकिन अगर हम एक स्टडी की माने जो कि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उसने स्टडी कंडक्ट किया है, तो 182 जो पीस एग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए हैं 1989 और 2011 के बीच में, उसमें ये देखा गया है कि जिनमें भी महिलाएं शामिल हुई हैं उनमें 35% ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये जो पीस एग्रीमेंट है ये सक्सेसफुल हो है, मतलब 15 साल से ज्यादा चलते हैं या 15 साल तक चलते हैं। मतलब जहां महिलाएं पीस टेबल पर आती हैं, पीस टॉक्स में आती हैं, तो 35% चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो शांति समझौता होगा वह सफल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिएगा कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पीस प्रोसेसेस में, शांति की प्रक्रिया में, वह काफी कम आपको देखने को मिलेगा और मेनली वे लोग फॉर्मल पीस प्रोसेसेस से एक्सक्लूड कर दी गई है। इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर 1992 से 2019 तक के एग्जाम्पल लें तो विमेन ऑन एवरेज देखिएगा तो 13% निगोशिएटर्स के तौर पे आई है और 6% मात्र मीडिएटर्स के तौर पे आई हैं और 6% मेजर सिग्नेटरीज के तौर पे आई हैं पीस प्रोसेसेस में। मैंने आपको निगोशिएटर का भी मतलब समझा दिया, मीडिएटर का भी समझा रखा है और सिग्नेटरीज का भी। तो विमेन 50% होती हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो भैया 50% कम से कम एज अ निगोशिएटर उनको आना चाहिए था, एज अ मीडिएटर आना चाहिए था, एज अ सिग्नेटरीज आना चाहिए था, पर देखिए जो परसेंटेज है वह कितना कम है। ओनली 13% negotiators, 6% mediators and only 6% signatories are the women in the major peace processes around the world। इससे हमें पता चलता है कि विमेन को कितना ज्यादा एक्सक्लूड करके रखा गया है पीस प्रोसेसेस से। While there has been some progress in women participation,
थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, हमें देखने को मिलता है विमेन के पार्टिसिपेशन में। अबाउट 7 आउट ऑफ एवरी 10 पीस प्रोसेसेस स्टिल डिड नॉट इंक्लूड द विमेन मीडिएटर्स और विमेन सिग्नेटरीज। थोड़ा प्रोग्रेस होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि 10 में से 7 ऐसे पीस प्रोसेसेस होते हैं, शांति समझौते होते हैं, शांति की प्रक्रिया होती है, जिसमें महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता। माने 70% तो ऐसे पीस पैक्ट्स हो रहे हैं, शांति समझौते हो रहे हैं, जहां पे वुमेन को इंक्लूड ही नहीं किया जाता। That means that is indicating that few women participated in leadership roles. इसका मतलब कि पीस प्रोसेसेस में बहुत कम महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है एज अ लीडर, एज अ निगोशिएटर, गारंटर और विटनेस। ये चीज आपको देखने को मिलता है। अफगान टॉक्स की अगर हम बात करें तो विमेन मात्र 10% निगोशिएटर के तौर पर सामने आई है और बाकी सब पुरुष है, 90% निगोशिएटर। अब दोनों पार्टी से निगोशिएटर आएंगे तो ऐसा नहीं कि एक एक निगोशिएटर आएगा, 10, 15, 20, 50 भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि 10% कैसे महिलाएं आ गई, ठीक है। तो मतलब 10% निगोशिएटर अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स चल रहे हैं उसमें महिलाएं हैं। 20% जो निगोशिएटर्स हैं लीबिया में पॉलिटिकल डिस्कशन में, वे महिलाएं हैं, जो कि संख्या काफी कम है। और इवन 0% निगोशिएटर हैं। जो लीबिया का मिलिट्री टॉक है उसमें तो महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पावर से अलग थलग करके देखा जाता है। मिलिट्री तो पावर का सिंबल है, मिलिट्री पावर का एक चिन्ह है, और महिलाओं को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और जबकि महिलाओं को इंक्लूड किया जाता है तो महिलाओं में जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो विशेषताएं हैं, गुण है, उससे शांति जो है वह लंबे समय तक कायम की जा सकती है। इसीलिए महिलाओं को अनदेखा करना बिल्कुल ही सही नहीं है। और यमन में भी जो रिसेंट पीस प्रोसेसेस हुए उसमें भी 0% महिलाओं की भागीदारी थी। तो आप देखिए कि महिलाओं की भागीदारी कितनी कम हो रही है। अभी अगर हम करंट पीस प्रोसेस की अगर बात करें, जो कि आपको लीबिया में चल रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन सपोर्ट मिशन के द्वारा किया जा रहा है, उसमें स्टेफनी विलियम्स, तो स्टेफनी विलियम्स जो है ये काम कर रही हैं एज अ हेड। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक आपका शांति समझौता हो रहा है और उसमें जो महिला है एज अ हेड की भूमिका निभा रही है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर महिलाएं शांति समझौता में इतना बेहतर काम कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकती हैं, तो महिलाओं को आखिर क्यों एक्सक्लूड रखा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, अर्थात जो संघर्ष है उनके निवारण करने से, और पीस टॉक से अर्थात शांति समझौतों से क्यों दूर रखा जा रहा है? तो सबसे पहला कारण है स्टीरियोटाइप जेंडर। आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखिएगा, संघर्ष देखिएगा, आपको ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। आपको यूएस, रसिया, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, ये सब जगह पे संघर्ष नहीं देखने को मिलेंगे, सिविल वार नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये देखने को मिल रहा है सीरिया में, यमन में, लीबिया में, इन्हीं सब कंट्रीज में, जो या तो अंडर डेवलप्ड है या तो फिर डेवलपिंग है। और ऐसे समाजों में, ऐसे सोसाइटीज में विमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता पॉलिटिकल मैटर्स में पार्ट लेने के लिए, पॉलिटिकल मैटर्स में भागीदारी को निभाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। और उनको देखा जाता है कि ये गृहस्थ ही बेहतर है, मतलब एक बेटर हाउसवाइफ के रूप में ही उन्हें देखा जाता है। और ये समझा जाता है कि ये लोग पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट ना करें तो वही बेहतर है। और ये उनके एडुकेशन और उनके सोशलाइजेशन के कारण है। उनके सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण में दिमाग में घुसा दिया जाता है कि तुम लेडी हो, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे बोलना है, इनफैक्ट तुम्हें ऐसे हंसना भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। मैरी वोल्सस्टोनक्राफ्ट के बारे में आप पढ़िएगा सेमेस्टर 6 में, तो ये सब बातों को वो पॉइंट आउट करती हैं। वे थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है, फेमिनिस्ट है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि वे पीस टॉक्स में हिस्सा नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स व्हिच दे हैव बीन गिवन। ओके, दूसरा है एडुकेशन। जिन कंट्रीज में आपका कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट कर रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, आप जानते हैं कि वहां महिलाएं ज्यादा एडुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जब वहाँ स्टीरियोटाइप रोल, जेंडर रोल दिया गया है कि आप घर में ही ठीक है, चार दीवारी के
बीच में, तो आपको क्या लगता है वहाँ शिक्षा दी जाती होगी महिलाओं को? तो जवाब है बिल्कुल, शिक्षा नहीं दी जाती होगी। तो इसीलिए महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं, और जब तक वे शिक्षित नहीं हैं तब तक वे किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के प्रोसेस में, पीस टॉक्स में भाग लेंगी, क्योंकि उनके पास इतना क्षमता ही नहीं होगा जब तक वे पढ़ी-लिखी नहीं रहेंगी। उसके बाद तीसरा कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग के आधार पर भेदभाव आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और यहाँ मेन के ईगोज़ भी क्लैश किया करते हैं कि ये महिला होकर हमारे साथ हमारे बीच कैसे बैठ सकती है? ये महिला होकर हमारे साथ टेबल कैसे शेयर कर सकती है? पीस टॉक में कैसे एज़ अ मीडिएटर या नेगोशिएटर की भूमिका निभा सकती है? तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये माइंडसेट है, इसके कारण भी पीस टॉक्स में महिलाएँ एज़ अ नेगोशिएटर और मीडिएटर्स ज़्यादातर हमें नहीं देखने को मिलती। उसके बाद अनविलिंगनेस ऑफ वुमेन, महिलाएँ खुद भी नहीं चाहती कि वे पीस टॉक्स में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, क्योंकि वे अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करती। वे चाहती ही नहीं कि हम पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल एक्टिविटी में, क्योंकि वे पॉलिटिक्स को देखती हैं एज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, और उनको लगता है कि भैया ये तो शक्ति का संघर्ष है और हम शक्ति के संघर्ष में कहीं पीछे रह जाएँगे, इसीलिए हम घर के चार दीवारी में ही बेहतर हैं। अगर महिलाएँ पढ़ी-लिखी भी होती हैं, तो उनके अंदर इतना इच्छा शक्ति नहीं होती, विलिंगनेस नहीं होता कि वे जाएँगी और कहेंगी कि नो, आई शुड आल्सो बी द पार्ट of this peace talk, I should also be the part as a negotiator or the mediator. Okay, तो ये चौथा कारण है। फिर पांचवा कारण है रिलीजन एज एन इम्पीडिमेंट। जो इस्लाम धर्म है, वो महिलाओं को छूट तो देता है कि वे बाहर जाकर काम कर सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा आपका प्रतिबंध भी है। कुछ एक्सटर्नल आपके रिस्ट्रिक्शंस भी महिलाओं पर लगाए जाते हैं कि ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप देखिएगा जिन कंट्रीज़ में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, मेनली वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, और वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो महिलाएँ भी मुस्लिम हैं, इनफैक्ट कॉमन सी बात है। तो इसीलिए महिलाएँ जो हैं पीस टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि जो रिलीजन है एज़ अ इम्पीडिमेंट उनके लिए काम करता है। रिलीजन उनको छुट्टी नहीं देता कि वे इस तरह से बाहर जा सकती हैं और पुरुषों के बीच में इस तरह से इन्वॉल्व हो सकती हैं। कुछ हद तक उनको फ्रीडम है, लेकिन फिर भी उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता उस हद तक। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण से आपको पीस टॉक्स में, पीस टेबल पर आपको महिलाएँ नहीं देखने को मिलती। लेकिन फिर भी बदलाव हुआ है। बदलाव कैसे हुआ है? इन इम्पीडिमेंट्स के बावजूद भी आप देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेज़ोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया है। रेज़ोल्यूशन नंबर 1325 है। ये नंबर है रेज़ोल्यूशन का 1325, ठीक है? याद रखिएगा, बड़े इम्पोर्टेंट है। तो ये 2000 में पास किया गया है, और ये कहता है कि भाई इम्पोर्टेंट रोल देना चाहिए विमेन को इन प्रिवेंशन एंड रिज़ॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उनको प्रिवेंट करने में भी और उनका निवारण करने में भी महिलाओं को जो है एक ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, एक उनका इम्पोर्टेंट रोल को इंश्योर करना चाहिए पीस नेगोशिएशन में, पीस बिल्डिंग में, पीस कीपिंग में, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स में, और इनफैक्ट पीस कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन में। मतलब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि पीस टॉक्स हो गए, समझौता हो गया, अब उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि बीच में जो वहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा तो वहाँ काफ़ी नुकसान हुए होंगे, तो उनकी भरपाई करना। तो इन सब में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और ये जो रेज़ोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये भी कहता है कि भाई इक्वल पार्टिसिपेशन और फुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए महिलाओं का इन पीस एंड सिक्योरिटी, इन मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। पीस और सिक्योरिटी के मेंटेनेंस में, उसके प्रमोशन में महिलाओं की जो है भूमिका होनी चाहिए। जो रेज़ोल्यूशन है 1325, ये ऑल्सो ये ये भी अर्ज करता है सभी एक्टर्स से, स्टेट एक्टर्स से, नॉन स्टेट एक्टर्स से, कि विमेन को इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब उनको रखा जाए, और जेंडर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाए जब पीस और सिक्योरिटी एफर्ट्स किए जाएँ। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय में
सभी एक्टर्स को ध्यान रखना है कि महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो, सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ ना हो, पर्टिकुलरली रेप और अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल एब्यूज उनके साथ ना हो। अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है, अगर गृह युद्ध हो जाता है जैसे सीरिया में, जैसे यमन में, तो महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, फिर भी इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ हद तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और आप देखिएगा कि इसी कारण से ड्यू टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 आपको विमेन के पार्टिसिपेशन में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा कि विमेन को अब इंक्लूड किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और पीस टॉक्स में। अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ पीस एग्रीमेंट विथ जेंडर इक्वालिटी, तो प्रोविजंस इंक्रीज कर गई हैं। 1995 से लेकर 2019 के बीच में देखिएगा तो 1995 में सिर्फ 14% महिलाओं को सम्मिलित किया जाता था पीस टॉक्स में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। 2019 में 22% एज एन एवरेज आप देखिएगा तो महिलाओं को जो है वो रखा जाता है। 2015 से 19 के बीच में देखिएगा तो 11% महिलाओं को सीज फायर एग्रीमेंट में इंक्लूड किया जाता है, जेंडर प्रोविजंस बनाए गए हैं, और 26% अदर जो पीस एग्रीमेंट्स हैं उनमें जेंडर प्रोविजंस है, मतलब महिलाओं को इंक्लूड किया जाता है, उनको भी तवज्जो दिया जा रहा है। फिर माली में जो आपका अल्जेरियस पीस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ, वहां विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया। 3% विमेन ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को नेशनल कमीशन ऑन डिसआर्मामेंट में। उसके बाद वही एक ही नाम है, नेशनल कमीशन ऑन डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन में। 6% जो है नेशनल काउंसिल फॉर सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म में। 20% जो है ट्रूथ जस्टिस और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, और 4% उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया सब कमिटीज ऑफ एग्रीमेंट मॉनिटरिंग एंड कमिटी। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, इतना सारा कमिटी का नाम। मतलब अल्जेरियस पीस एग्रीमेंट हुआ 2015 में माली में, तो देख सकते हैं कि काम भर महिलाओं को यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और ये असर क्यों दिख रहा है, तो बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1325। बदलाव तो एक माइंडसेट में हमें देखने को मिलता ही है। उसके बाद अगर आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में देखिएगा तो जो प्रोपोर्शन ऑफ विमेन है जो कि फॉर्मल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जो शामिल है पीस एग्रीमेंट में। अब जैसे पीस एग्रीमेंट होता है ना तो उसको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है। तो पीस एग्रीमेंट के फॉर्मल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में 17% जो महिलाएं हैं वे नेशनल लेवल पर शामिल हैं, और 23% जो महिलाएं हैं वे लोकल लेवल में शामिल हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है, क्योंकि भाई 50% महिलाएं हैं तो 50% तो रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। इसी तरह से साउथ सुडान में 2 कमिटीज बनती हैं, वहां 35% कोटा का प्रोविजन रखा जाता है। ठीक है, जो आपका रिवाइटलाइज्ड एग्रीमेंट होता है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान, ये एग्रीमेंट का नाम है पीस एग्रीमेंट का, इतना बड़ा सा। तो इसमें 35% कोटा रखा जाता है, जो साउथ सुडान का पीस एग्रीमेंट होता है कि 35% महिलाओं को हम इंक्लूड करेंगे जब हम पीस एग्रीमेंट करेंगे या फिर पीस टॉक्स होगा उसमें। फिर उसके बाद कोलंबिया एक रेयर आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। वैसे कोलंबिया जो है इसलिए रेयर एग्जांपल है देखने को मिल रहा है हमको क्योंकि ये ना एशियाई कंट्री है ना ही अफ्रीकन कंट्री है। ये जो कोलंबिया कंट्री है, ये कोलंबिया कंट्री पड़ता है साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका अर्थात लैटिन अमेरिका में जो है वेस्टर्न माइंडसेट वाले लोग हैं। इसीलिए आप कोलंबिया में पीस टॉक्स को देखिएगा तो वहां पे काफी ज्यादा आपको जेंडर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे पीस एग्रीमेंट्स में। लगभग 50% के आसपास जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट भी इस बात को मानी और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी है उन्होंने भी इस बात को माना कि पीस एग्रीमेंट में जेंडर प्रोविजंस को इंक्लूड करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और कोलंबिया में इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो स्टिल वुमेन आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस टॉक। लेकिन अभी भी जो महिलाएं हैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अपने जनसंख्या के प्रोपोर्शन के हिसाब से
अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं पीस टॉक्स में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में। इवन कोलंबिया का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहां सरकार ने बोला, सिविल सोसाइटीज ने भी बोला कि ठीक है, जेंडर प्रोविजंस को पीस एग्रीमेंट में इंक्लूड करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट 50% के आसपास हमें देखने को मिला। पर एक सिर्फ ये रियल एग्जांपल है। साउथ सुडान में आप जो पीस एग्रीमेंट देखिएगा जिसका नाम है रिवाइटलाइज एग्रीमेंट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान, यहाँ मात्र 35% का कोटा। चलिए ये भी कुछ हद तक बेहतर है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी कुछ हद तक आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। 17% नेशनल लेवल में जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो पीस एग्रीमेंट का, उसमें देखने को मिल रही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, और 23% लोकल लेवल में। लेकिन लीबिया में जो आपके मिलिट्री टॉक्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा, लीबिया में जो आपके मिलिट्री टॉक्स हो रहे हैं उसमें 0%। फिर यमन में रिसेंटली जो पीस प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें 0% महिलाओं की भागीदारी। अफगान पीस टॉक्स में 10%, 20% लीबियाई पॉलिटिकल जो आपका डिस्कशन है उसमें। तो ये सब जो डाटाज हैं ये काफी निराशाजनक है। अभी महिलाओं को अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है पीस टॉक में। ये हाई टाइम है ये रियलाइज करने का कि विमेन जो है उनके पास कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे उनके पास मानवता है, उनके पास शांति बहाल करने की एक असीम शक्ति है, उनके पास कोमलता है, सहानुभूति है अर्थात कंपैशन है, क्षमा करने की शक्ति है, जिससे हमारी जो दुनिया है वो ज्यादा सेफ और पीसफुल वर्ल्ड बन के उभरेगी। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। महिलाओं को पीस टॉक में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में और पीस दोनों में हमें भागीदारी सुनिश्चित करानी पड़ेगी। इससे जो हमारा दुनिया है ये ज्यादा पीसफुल और सेफ बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया। इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, परसेंटेजेस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें याद जरूर कर लेंगे और अपने एग्जामिनेशंस में एक बेहतर सा आंसर लिखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को। भाई बार बार नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड भी मैं कोर्सेस लेकर आने वाला हूं, जिसमें पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो ऑप्शनल पेपर है उसको फ्री में मैं पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर, वन बाय वन आप सबके साथ इंटरेक्ट करके विद कैमरा। और साथ ही साथ जो पॉलिटी है, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बासु और साथ ही साथ जो सुभाष कश्यप है, तीनों को मिलाकर हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, जिससे यूपीएससी के एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर है 7061064881। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।